नमस्ते। कला कुंभ उत्तर प्रदेश सरकार की इस पांडाल में मैं भारत सरकार से एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और पूर्व में एनसीपीसीआर के चेयरमैन रहे आदरणीय प्रियांक कानूनगो जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज आपका महाकुंभ में आना हुआ है। सर, ये कुंभ समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। 30 दिनों तक लगभग चले इस पूरे महाकुंभ में अनेक विभूतियों का आगमन हुआ। अलग अलग विषयों पर यहाँ चर्चाएं हुई। इस कुंभ में बहुत सारी विभूतियों ने बहुत सारे आयाम, बहुत सारे विषयों पर चर्चा की। जिन विषयों को लेकर के पूरे देश में आपके क्रांतिकारी आंदोलन ही कहूँगा मैं उनको, क्योंकि आपका काम एक आंदोलनकारी रूप में होता रहा है और ये पूरा देश आपके काम से परिचित है। जिस तरह से आपने क्रांतिकारी परिवर्तन एनसीपीसीआर में किए और अभी ह्यूमन राइट कमीशन में आपने प्रारंभ कर दिए हैं, उसको लेकर के कुंभ में ऐसे बहुत सारे विषय थे जो उठने चाहिए थे, जो मुझे लगता है मेरे विचार में कि वो उतने प्रभावित रूप से उठ नहीं पाए। मुझे लगता है सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को अगर हम जो विषय लेकर के अक्सर चलते हैं, जिसमें आपका भी आना हुआ है गुजरात में हमारे कार्यक्रमों में, ये जो धर्मांतरण का विषय है, ये जो बच्चों को लेकर के उनके चाइल्ड राइट्स के विषय हैं या कन्वर्जेंस के जो विषय हैं, इन सारे विषयों पर इस बार के 2025 के कुंभ में बहुत प्रभावी चर्चा नहीं हो पाई किन्हीं भी कारणों से। मैं, चूंकि आपका समय बहुत कम है, मैं चर्चा की शुरुआत इसी विषय से करना चाहूँगा। आपके अपने कार्यकाल के दौरान और इस समय आप इस विषय को लेकर के महाकुंभ के परिप्रेक्ष्य में क्या सोचते हैं? सौरभ जी, आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी संस्थान का, उत्तर प्रदेश सरकार का, कि आज यहाँ पे इस महाकुंभ में जब सब लोग आ रहे हैं तो ये विचारों का भी जो कुंभ आप लोगों ने बनाया उसके लिए आप लोग वाकई बधाई के पात्र हैं। मेरी ओर से आपका और उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन। आपने एक बात बोली कि कुंभ समाप्ति की ओर है, मैं उसको थोड़ा सा सुधार करके वहाँ से बात शुरू करना चाहूँगा कि कुंभ का ये पर्व पूर्णता की ओर है। पूर्णता की हम पूर्ण हो रहे हैं। हम इस विश्वास के साथ इस पर्व को यहाँ पूर्ण कर रहे हैं कि 3 साल बाद हम उज्जैन में कुंभ में सब लोग फिर मिलने वाले हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सफलता जो कुंभ पर्व की होती है, जाहिर है 144 साल बाद जो महाकुंभ हम लोग प्रयाग में मना रहे हैं, उसमें भी जो सबसे बड़ी सफलता है वो ये है कि भारत का हिंदू समाज जिस सबसे बड़ी वर्जना से पीड़ित है, उस वर्जना को तोड़ करके जो है कुंभ में आता है। एक जो दाग हिंदुओं पर है वो जातिवाद का, वो जाति प्रथा का, वो छुआछूत का। और मैं ये मानता हूं कि अगर कोई छुआछूत को मानता है या बढ़ावा देता है तो वो पापी है। ये जो अमृत का महाकुंभ है, इसमें सारे भारत के लिए और भारत के बाहर भी रहने वाले हिंदुओं के लिए जो अमृत की बूंद है वो समरसता है। किसी भी ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं, किसी जात पात का कोई भेदभाव नहीं, किसी लिंग का कोई भेदभाव नहीं, कोई भी प्रकार की वर्जना नहीं, और सभी लोग पतित पावन माँ गंगा की गोद में आकर के अपने आप को समर्पित करते हैं, जिसको हम स्नान का नाम देते हैं कि गंगा में स्नान किया। मैं देख रहा हूँ आज कल रात से करोड़ों लोग पवित्र नदी में डुबकी लगा के स्नान करके निकल के जा रहे हैं। नदी की धारा अनवरत बह रही है, पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको किसने छुआ। इतना ही निर्मल भारत माता का भी हृदय है। भारत माता की सभी संतानों को गंगा माता बिल्कुल उसी भाव से गले लगाती हैं जैसे भारत माता सभी संतानों को बराबर मानती है। ये इस कुंभ की सबसे बड़ी सफलता है।
और जो आपने कन्वर्जन की बात कही, मैं ये मानता हूँ कि जाति प्रथा, छुआछूत, अस्पृश्यता, ये वो भेदभाव के कारण हैं जिसमें कन्वर्जन की इलीगल एक्टिविटीज चलाने वालों को, आस्था का परिवर्तन करने वालों को, आस्था का परिवर्तन करने के लिए धन खर्च करने वालों को एक रास्ता बनता है। तो कुंभ से संकल्प भी यही होना चाहिए कि समेकित हिंदू समाज, समरस हिंदू समाज किसी भी प्रकार की छुआछूत और भेदभाव से ऊपर है। हमको उस दिशा में आगे जाना है। उज्जैन में जब हम मिलेंगे तब और ताकत के साथ इस बात को कर सकेंगे। मुझे एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात पता चली इस कुंभ के दौरान, यहाँ पे लोगों से बातचीत के दौरान, कि इस वर्ष में जो युवा साधु का वेश धारण किए हैं या साधु के रूप में दीक्षा लिए हैं, उनमें भारी संख्या पिछड़े वर्ग और दलित समाज से आने वाले व्यक्तियों की है। ये ही हिंदू समाज की सफलता का या हिंदुत्व की विचारधारा का सफलता का एक पैमाना है कि साधु की जात नहीं होती। वो एक दोहा है ना, जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए, ज्ञान मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। तो ये कुंभ इस बात को प्रदर्शित करता है कि साधु की जाति नहीं होती। कितनी बड़ी बात है। और जो विदेश के लोग आके यहाँ पे देखते हैं, जो स्टीरियोटाइप्स भारत के बारे में फैला रखे, वो खत्म होते हैं। आइए देखिए कि वाकई भारत में सन्यासियों की, साधुओं की, हमारे धर्म की ध्वजा लेकर जो लोग चल रहे हैं उनकी कोई जाति नहीं होती। और सारा हिंदू समाज इसको पूरे मन से मानता है कि संतों की जाति नहीं होती। ये कुंभ की सफलता है। यही संदेश दुनिया को देने के लिए कि इससे बड़ा समरसता का कोई आयोजन पूरे विश्व में कहीं भी नहीं होता। आपने एनसीपीसीआर के 2 कार्यकाल पूरे किए, अब आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी हैं। वैश्विक मंचों पर भी ये मुद्दे बहुत प्रखर रूप से उठते रहे हैं, अलग अलग देशों में उठते हैं। इस विषय को लेकर के भी और देश में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा इस कुंभ में होनी चाहिए, ताकि यहाँ आने वाले जो भी सनातनी हैं वो एक संदेश लेकर के जाएं? देखिए, वैश्विक स्तर पे जहां हिंदू आइसोलेटेड है, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हिंदू, बुद्धिस्ट, बहाई, ये सभी उन नॉन अब्राहमिक रिलीजियंस के फॉलोअर्स हैं, उन नॉन अब्राहमिक रिलीजियन को मानने वाले लोग हैं जो वैश्विक स्तर पे अल्पसंख्यक हैं। हम बड़े गर्व के साथ ये बोलते हैं कि 50 करोड़ लोगों ने, 45 करोड़ लोगों ने स्नान किया, यहाँ आए। कुंभ में जो है हिंदुओं की जो आबादी है उसकी लगभग 35-40% आबादी यहाँ पे स्नान करके गई। हमको ये भी बताना चाहिए कि अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा, वैश्विक रूप से जो अल्पसंख्यक हैं उनका सबसे बड़ा जो जलसा होता है वो यहाँ होता है। वैश्विक रूप से अल्पसंख्यक होने के नाते जो हमारे साथ ग्लोबली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो हमारा परसिक्यूशन हो रहा है, उसकी चर्चा विश्व तक जाए, वो यहाँ होना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। बहुत बड़ी बात है, वैश्विक रूप से अल्पसंख्यक हिंदू समाज का सबसे बड़ा आयोजन। हम अल्पसंख्यक हैं, हम परसिक्यूटेड हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछले साल अमेरिका के दौरे पे था। पिछले साल के अंत में मैं अमेरिकी सरकार के आमंत्रण पे वहां पे था और बड़ा लिबरल टाइप का कल्चर है वहाँ पे। सभी को सम्मान देना, सभी धर्मों के लिए बराबर बात करना, और वो लोग मन से उसको करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारा एक ग्रुप था और उस ग्रुप में कुछ लोग शाकाहारी थे, कुछ लोग हिंदू थे, कुछ लोग दूसरे धर्मों को मानने वाले थे। तो अलग अलग अमेरिका के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग शहरों में हमारा जो वो एक वर्क ग्रुप था वो विजिट करता था। तो मैं जब किसी राज्य में हम लोग पहुंचते थे तो उसके 1 दिन पहले, 2 दिन पहले वहाँ हम कहाँ ठहरेंगे, कहाँ हम लोगों को मीटिंग्स है, किससे मिलना है, वो सब आता था। उस प्रोग्राम शेड्यूल के साथ एक एनेक्सर होता था जिसमें ये लिखा होता था कि हलाल फूड कहाँ मिलेगा,
नमाज अदा करने कहाँ जा सकते हैं, जो हमारे यहूदी भाई बहन हैं उनके धर्म स्थल कहाँ पर हैं, उनकी चॉइस का खाना कहाँ पर है, वीगन खाना कहाँ पे है ये भी लिखा होता था। हिंदू शाकाहारी भोजन के स्थान उस प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल में नहीं होते थे, हमें कोई चॉइस नहीं दी जाती थी। मैंने इसका विरोध दर्ज किया और आप यकीन मानिए मैं लगभग 1 महीने अमेरिका में रहा। खूब भारतीय लोग थे, उनके भी घर जाना हुआ, खूब विदेशियों के भी घर जाना हुआ। शाकाहारी भोजन मिलने में कहीं कोई कमी नहीं थी। अमेरिका के कोने कोने में जो है कोई ना कोई भारतीय भाई अपना रेस्टोरेंट लेके खड़ा हुआ है। कर्मठ समाज है हमारा, कर्मठ कौम है हमारी, और काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और भारत का नाम भी रोशन कर रहे हैं। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन क्या है? सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में हमारे धार्मिक स्थल, हमारे भोजन की चॉइसेस वो शामिल नहीं। मैंने इसका, मैं आपत्ति भी नहीं कहूंगा, विरोध भी नहीं कहूंगा, लेकिन ये रेस करना चाहिए बात। हम आप सभी को रेस करना चाहिए कि भाई मैं हिंदू हूं, मेरी चॉइस की भी इज्जत करना आप सभी का कर्तव्य है। केवल इस नाते आप मुझे टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं मान सकते, क्योंकि दुनिया में हमारी आबादी सबसे कम है। एक माइनॉरिटी की तरह अगर आप हमको देखें तो हमारा कोई देश भी ऐसा नहीं है जो डोमिनेट होकर कहे कि नहीं हम हिंदू राष्ट्र, कोई नहीं। क्रिश्चियन स्टेट्स हैं दुनिया में, इस्लामिक स्टेट्स हैं दुनिया में, कोई हिंदू स्टेट नहीं। हम माइनॉरिटी हैं, हमको ये बात मानना पड़ेगी। हमको ग्लोबली इस कारण परसिक्यूट किया जाता है, ये बात हमको अपने बच्चों को समझानी पड़ेगी। और यकीन मानिए ये जो परसिक्यूशन हम लोग झेल रहे हैं ना, यही वो ताकत बनेगी, यही वो स्ट्रेंथ बनेगी जो हमको टॉप पे ले जाएगी। यहूदियों ने पूरी दुनिया में परसिक्यूशन झेला, आज वो टॉप पर। तो परसिक्यूशन हमारे साथ हो रहा है, इसको स्वीकार करिए और उससे निपटने के लिए अपनी आवाज को उतना ताकतवर बनाइए। आज देखिए ना, वो हमें खाने की चॉइस नहीं देते, लेकिन जब वहां पे बात करते हैं कि फलानी यूनिवर्सिटी में आपको प्रोफेसर्स के साथ जो है एक मीटिंग में जाना होता था, तो वहां पता चला कि 20%, 25%, 15% प्रोफेसर्स तो भारतीय मूल के लोग थे। जो टॉप ब्रेन है वो भारत से गया हुआ है, काम उनके लिए कर रहा है। तो हमको ये भी इस तरीके के आयोजनों में तय करना चाहिए कि हमारे जो टॉप ब्रेन्स हैं, हमारे जो मेधा की शक्ति जो हमारे पास है, उसका भारत में कैसे और ज़्यादा समेकित रूप से हम उपयोग कर सकते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल से हम अपने यूथ को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं देश के निर्माण के काम में लगाने के लिए, वो कुंभ की सफलता होगी। एक मैं आपको उदाहरण और दूंगा। आर्य चाणक्य ने जो है तक्षशिला में एक नियम बनाया हुआ था। तक्षशिला की जो भौगोलिक स्थिति है वो भारत के तत्कालीन बॉर्डर पे थी। हमको सिकंदर और पोरस की भी लड़ाई याद है, कहाँ वही हुई थी? तक्षशिला के पास हुई थी, कहीं हुई थी, जहाँ हुई थी सिंध के आसपास हुई थी। पोरस छोटे राजा थे, इतनी बड़ी सेना आई कहाँ से? क्या वो व्यवस्था थी जो भारत की एक छोटे से इलाके पे राज करने वाले महाराज पोरस ने सिकंदर को जो दुनिया जीत के आया था उसको हरा दिया? या वो जो खैबर पास के आसपास का इलाका था वहां पे ताकत क्या थी? तो ताकत जो थी वो ये थी कि वहाँ जो राजाओं के, जो महाराजाओं के, जो सामंतों के बच्चे पढ़ा करते थे, वो अपने बच्चों के साथ साथ सैन्य बल का एक भाग वहाँ पे परमानेंटली रखते थे। ये व्यवस्था आर्य चाणक्य ने बनाई हुई थी और व्यवस्था का लाभ था कि भारत की भौगोलिक सीमा को सुरक्षित रखने के लिए, भारत की जमीनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास 1 लाख सैनिक हमेशा वहाँ पे खड़ा होता था। ये ताकत थी हमारी। तो हमको ये सब चर्निंग करना, कैसे हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों पर काम कर सकते हैं, उस पर भी बात करने की आज समय है, आज आवश्यकता है। आपका समय बहुत कम है, आपको दिल्ली वापस भी जाना है। अंतिम प्रश्न के रूप में जो आप पुनः मैं आपके फील्ड की तरफ आना चाहूँगा, इस पूरे कुंभ में जो सनातन का एक माहौल बना, जिसमें एक्सपेक्टेड तो 40 करोड़ थे, वो संख्या भी पार हो गई, 10 करोड़ कहीं ज़्यादा संख्या हो गई।
आने वाले दिनों में ये संख्या 60 करोड़ भी पहुंच सकती है, जो अपना कुंभ की पूर्णाहुति वाले स्नान के आते आते। मेरा एक प्रश्न आपसे ये है, ये जो युवा इतना जागृत हुआ सनातन को लेकर के, चाहे जिस भी कारण से हो, चाहे वो सेल्फी के कारण से हो या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के कारण से हो, कोई भी कारण हो सकते हो, लेकिन जागृति आई है, आस्था बढ़ी है, युवाओं के लिए आपका क्या संदेश? देखिए, जागृति, आस्था और अपने धर्म के प्रति आस्था के प्रदर्शन से हिचक खत्म होना। मैं आपको खुद की कहानी बता सकता हूं। मैं आयोगों में, पहले बाल आयोग में काम किया, उसके बाद अभी मानवाधिकार आयोग में काम कर रहा हूं। उसके पहले मैं अपना व्यवसाय भी कर रहा था। दिल्ली में जब नेशनल एडवाइजरी काउंसिल वाला दौर था, वो वाली सरकारें थी, मेरे व्यवसाय के सिलसिले में भारत सरकार के कई दफ्तरों में काम पड़ता था, आना जाना होता था। हम टीका लगा के नहीं जाते थे, हम कलावा बांध के लिए, कलावा बांधा है तो फिर फुल वहां की कमीज पहन के जाते थे, कड़ा, रुद्राक्ष की माला। ये करने से हमारी प्रोफेशनल अपीयरेंस के नंबर कट जाते थे। मैं आपको ये बात पूरी ईमानदारी से सच बता रहा हूं। अगर हम अपने धर्म की पालन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति करते थे तो हमें डर था कि भाई ये सरकार के भीतर चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, बिजनेस चला जाएगा, बिजनेस चला जाएगा, आपको अलग निगाह से देखा जाएगा, तमाम तरीके की बातें थी। समय ने जो करवट ली है दोस्त, अच्छा आप सोचिए, वो जमाना था जब एक कानून ऐसा लाया जा रहा था कि दंगा होगा तो बहुसंख्यक आबादी जो उस इलाके में होगी वही अपराधी होगी। तो उस दौर में तो हिंदू पहचान के साथ सरकार के साथ काम करना असंभव हो गया था। केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं। सरकार बदली, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से जो परिवर्तन आया वो ये, भारत ने पहली बार एक ऐसा संपूर्ण प्रधानमंत्री देखा जिसका यूथ के साथ जीवंत कनेक्ट है, जीवंत एकदम। जब प्रधानमंत्री बात करते हैं तो युवाओं को लगता है कि यार हमारे साथ बैठ के हमारे जैसी बात करते हैं। अभी कल उन्होंने परीक्षा पे चर्चा की, 12वीं क्लास के 10वीं क्लास के बच्चे जब ये बोलते हैं कि मेरी प्रधानमंत्री से बात होती है, अब अंदाज लगाओ कि क्या लाइव कनेक्ट है उनका। वैसा पूर्ण प्रधानमंत्री हमें कभी मिले नहीं। दूसरी बात, जब वो सार्वजनिक रूप से अपनी धार्मिक मान्यताओं के, अपनी परंपराओं के पालन में हिचक नहीं दिखाते, वो उसका तो हमारा आस्थावान युवा जो पहले घर में डर के बैठ जाता था, उसका मनोबल बढ़ता है, उसको मोटिवेशन मिलता है और वो कहता है हाँ, ये हमारी धार्मिक परंपराओं के पालन में हमको शर्माना घबराना नहीं चाहिए, किसी से नहीं डरना चाहिए। तो एक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन इस तरीके का देश में काम करना शुरू किया कि आप हिंदू पहचान के साथ सार्वजनिक अभिव्यक्ति अपने विचारों की, अपनी भावनाओं की कर सकते हो। उसका परिणाम है कि पूरे भारत में, खासतौर पर युवाओं में, कुंभ जैसे आयोजनों के प्रति एक जागृति आई है। और अब आप देखिए जरा कितने स्टीरियोटाइप्स पैदा किए गए। 50 साल तक फिल्में ऐसी बनती रही कि कुंभ में लोग गुम जाते हैं। कल्पना करिए कि कौन हमारे दिमाग में ये जहर भर रहा था कि कुंभ मत जाओ, बच्चा खो जाएगा। मैं आपको सच बताऊं, मेरा एक मित्र मेरे को 6 साल से नहीं मिला था, 6 साल से नहीं मिला था। आज घाट पे स्नान करते जाते वक्त अनायास टकरा गया, मेरे ही गांव का, मेरे ही का। लेकिन ये बच्चे मुझे मिले विदिशा, ये विदिशा के बच्चे मेरे को मिल गए यहाँ पे। तो कुंभ लोगों के मिलने का स्थान है, खोने का स्थान नहीं है। ये डिजिटल कुंभ करके भी आपने ये सिद्ध कर दिया है। अभी क्या हो रहा है, डिजिटल कुंभ की सफलता, हमने कुंभ में स्नान किया, सेल्फी ली, सोशल मीडिया पे अपलोड की, एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है युवाओं में। तो जो पहले ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म मेले ठेलों में फिल्म स्टार का कटआउट लगा रहता था, उस कटआउट के बगल में खड़े होकर सेल्फी लेते थे, उससे दुनिया बदल गई बॉस।
अब आदमी जल का आचमन करता है, सूर्य देवता को जल चढ़ाता है, उसकी सेल्फी लेता है और उसको प्रदर्शित करता है। यही देश में बदलाव की लहर है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री, संपूर्ण प्रधानमंत्री की आपने बात की। कुंभ पूर्णता को जा रहा है। आपसे इस पे बैठ कर फिर से चर्चाएं होंगी और एक बड़ा संदेश आपने दिया कि कुंभ गुम होने का नहीं, मिलन होने का स्थान है। महाकुंभ 2025 जब पूर्ण होगा तो संपूर्ण प्रधानमंत्री के बारे में जानने के लिए आपसे मैं दिल्ली फिर से आऊंगा आइए, और उज्जैन के महाकुंभ में फिर से आपसे मिलूंगा। धन्यवाद। आप आए, बहुत बहुत आभार।